बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ जाए भाई, आ जाए। ठीक है, टाइम तो लिख देती क्लास का, मुझे पता तो रहे। इस्लामिक स्टडीज़ क्लास टाइमिंग वगैरह। ओ भाई, और कोई और है, छोड़ो उसको। हाँ ना, तो और क्या। कोई बात नहीं, इसका जवाब तो हम 2 महीने पहले दे चुके हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, ग्रुप पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, पढ़ा करो ना मैसेज, यही तो पढ़ते नहीं आप। फिर वही सवाल। हाँ, दोबारा तैयारी करो, कुछ थोड़ा बहुत तो करो। ये तो बिल्कुल भी नहीं आपने तैयारी की ना, मुझे अंदाज़ा हो रहा था वहीं पे देख कर तर्जुमा पढ़ लेते, पता नहीं ऐसे ही कुछ था। तैयारी करो थोड़ा सही से, फिर दोबारा दे देना। ऑनलाइन तो है, फिज़िकल दे दें सब तो माशाल्लाह। देखो देखो, फर्स्ट डे से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। सर हम तो फ्लैट देखते हैं, फिर भी हमें कुछ नॉलेज हो क्या, अपना पेन दिखाओ। वगैरह कुछ निकले क्या। ठीक है, एडीपी में भी बात की थी, वो बोल रहे थे कि आप सर से कॉल करें, अच्छा कर दिया ना मैंने, और क्या करूँगा, इससे ज़्यादा क्या करूँगा। वो उसके लिए आप जो है ना, मुझे तीनों लड़कियां अपना एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप पे, मुझे ऐड कर दो उसमें और बता दो। मोबाइल फ़ोन आप बंद कर दें सब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐमन हसन, ऐमन इकबाल, आयशा रिफ़त, अलीशा वसीम, अलिशबा इबाद, अलीज़ा असलम, अलीज़े अशद, आमना बतूल, अनाब अली, अनमता तारिक, अनस निसार, अनमता तारिक तो है ना, अरसलान ख़ान, असदुल्ला ख़ान, असील, अतिया, असील का है, असील कहाँ आप हैं, असील, अतिया, आयशा खालिद, बतूल फ़ातिमा, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन, ईमान कहाँ, ईमान, फरिया अहमद, हुदा अनीस, कशफ कलीम, कशफ मुग़ल, लबीबा महमूद, लाइबा, लारेब तुर्क, मोहम्मद बख्श बलोच, महम ख़ान, मनाइल शाहिद, मारिया नसीम, महक, मोहम्मद कैस शेख, मुनज़्ज़ा तबस्सुम, नमरा नास, निमरा तारी, उमेहा बिनते आरिफ, कुरतुलैन, राफ़िया अलीम, रक्षा कुमारी, रमना इरफान, रोहम रेहान, सफ़ीना अकबर, समीर समी, सारा, शफ़ान,
शाज, शीज़ा खान, सोहा खान, सुंगन रानी, सुहानी, सईदा फ़िज़ा इसरार, सईदा हुनैज़ा अली, सईदा तूबा इम्तियाज़, सईदा तैयब अहमद खोकर, सईदा तूबा किरण, तैयबा, तहरीम वक़ार, वानिया खान, युसरा हयात, ज़हरा, ज़ीनिया अली। अब बाद में देखेंगे। चलें जी, इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहाँ से पढ़ना शुरू करें। आगे वाले ही कोई जिसको साफ नज़र आ रहा हो। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन। चलें जी, मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन सब स्विच ऑफ कर लें। बिल्कुल मुझे किसी का मोबाइल नज़र ना आए खुला हुआ। सबके सेल फ़ोन स्विच ऑफ होने चाहिए, ना उनके हाथ में मुझे नज़र आए। हाथ में भी मोबाइल ना दिखें, दूर रख दें बिल्कुल उठा के। चलें जी, पढ़ना शुरू करें यहाँ से। सिर्फ 7 या 8 जिसकी हो, जिसकी 7 या 8 एब्सेंट्स हैं बस वो लिख दें बस। अटेंडेंस हुई है ना अभी टाइम पर? हाँ, बैठे हुए हो तो फिर तुम्हें आवाज़ नहीं आती? नाम आए नहीं है? अच्छा, कब से बैठे थे? क्या नाम है? मोहम्मद कैस। मुझे याद है, मैंने नाम लिया। कैसे ख़तरनाक हालात हैं और कैसे कैसे लोगों ने पाकिस्तान के माल को देखें। अभी आया 5300 अरब की करप्शन, ये गुज़िश्ता चंद सालों में माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे इन हुक्मरानों ने की है। और अगली किस्त IMF से इनको चाहिए थी, ये हमारे हुक्मरान माशाल्लाह। तो आवाम भी जैसी है, हुक्मरान भी वैसे। आमालुकुम उम्मालुकुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच फरमाई हर बात। तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो ये कहाँ से सुधरेंगे? ये तो हमारे सरों पे आते ही इसी तरह है, वरना इनकी क्या औकात है कि ये इतने बड़े ओहदों पर आके बैठ जाएं। और दीनदार लोगों को दूर रखा हुआ है आप ही के ज़रिए, क्योंकि आपके ज़रिए प्रोटेक्शन लेते हैं। भाई ये दीनदार तबका जो है ना, ये बहुत बुरा होता है। इसको गालियाँ देते रहो क़यामत तक, बस इनको आगे नहीं आने देना कहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी बिज़नेस, हमारे कारोबार सब ठप कर देंगे ये, क्योंकि इनके अंदर ईमानदारी का बहुत ख़तरनाक होता है बस। ठीक है, तो इसीलिए वो कभी नहीं चाहते कि दीनदार तबका कहीं भी आगे बढ़ के आ जाए। इनको पीछे ही रखो, इनके अंदर बहुत ईमानदारी होती है, इसीलिए इनसे बच कर रहो। हमारा कारोबार ये लोग नहीं चलने देंगे फिर। और ये होता है फिर जब निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर अल्लाह ऐसा वक्त ले आते हैं कि फिर वो निज़ाम टूटता है और अच्छे लोग खुद ही आगे बढ़ के आ जाते हैं। और ऐसा दुनिया में आज भी हो रहा है। आप देख लें इर्द गिर्द, अपने बांग्लादेश को भी देख लें क्या हुआ। ये सब कुछ होता है अल्लाह के चाहने से। इंसान नहीं रोक सकता इन चीज़ों को, इंसान के हाथों से निकल जाती हैं चीज़ें, फिर अपनी जान बचा रहा होता है। कल को देखें सदर बन के बैठी हुई थी, लेकिन आज क्या है? फांसी का ऑर्डर है। जिधर पकड़ी गई उधर लटका दो, मार दो इसको, हसीना वाजिद। समझ रहे हैं बात? तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है ये सब कुछ करना। चले भाई आगे। नीचे था, चलें। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी चलें। After the partition, many Pakistani army officers were not happy with the presence of British army officers. चलें, कौन पढ़ रहा है?
ये वाली लाइन वाले को ही पढ़ें। अब नहीं बनना चाहिए, बंद कर दो फ़ौरन। चले ना, पढ़े ना, इस लाइन में से कोई रॉ में से पढ़ लें। हाँ जूम से फिर वो कट जाएगा। हाँ देखते हैं, शायद नीचे आ जाए। चलो। After the partition, many Pakistani army officers were not happy with the presence of British army officers. In January 1951, Sir Douglas Gracie, the British C of the Pakistan Army, was replaced with General Ayub Khan. Some officers who were not happy with the government began to plan a hope to remove the government. In March 1951, Rawalpindi conspiracy was detected by Ayub Khan. The plotters were arrested and punished. Major General Akbar Khan was the leader of this conspiracy. He was sent to jail along with other 14 officers. रावलपिंडी साजिश जो हुई तकसीम के एतबार से ना, तकसीम के बाद हुआ ये था कि अभी भी बहुत से ब्रिटिश अफसरान जो थे वो फ़ौज के अफसरान बने हुए थे, उन ऊंची पोस्टों पर वो मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम जो अफसरान थे उनको ये बात बुरी लगती थी, वो इसको बर्दाश्त नहीं करते थे। अच्छा जाए, हाँ किसी को पर्ची दे जाए। तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, और वो चाहते थे कि किसी तरीके से कोई भी बदमग़ज़ी फैलाई जाए और इनको हटाया भी जाए। इसी के नतीजे में ऐसा हुआ भी, एक मिसाल आई, डगलस ग्रेसी पाकिस्तानी फ़ौज का जो बरतानवी एक तरह का जनरल ही था, इसको जनरल अयूब ख़ान से फिर तब्दील किया गया, उसका अल्टरनेट इसको बनाया गया। 1951 में अयूब ख़ान को रावलपिंडी साजिश का भी पता चला जो इन्होंने बाद लोगों ने की थी, उसके साथ 14 लोगों को उसने फिर जेल भी भेज दिया था। तो ये एक साजिश का नतीजा था जो सामने आई उस वक्त। चले मेन इवेंट्स। नेक्स्ट कौन है लड़की? इसी रॉ से कोई पढ़ लें, सेकंड रॉ से। इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ भाई पढ़ लो कोई भाई तुम में से। इन 1950 से, हाँ। In 1950, a planning commission was established with an object of promoting economic growth in Pakistan. The planning commission launched a 6-year plan which covered agriculture, industry and mining, transport and communication and social uplift scheme. In 1953, a planning board was set up which initiated a 5-year plan in 1956 to follow on the 6-year plan. These schemes were responsible in accelerating economic development in Pakistan. In 1952, a major processing plant was started. ये असल में अब जो मेन इवेंट्स हैं इकोनॉमिकल वाइज भी पाकिस्तान चूँकि वजूद में आ चुका था, एक निज़ाम देखा जाए फ़ौजी वो बन चुका था, चंद साजिशें भी हो चुकी थी, उसको भी साफ़ किया जा रहा था, और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से इक़दामात किए जा रहे थे, बहुत से कदम उठाए जा रहे थे ताकि पाकिस्तान एक अपनी मईशत के अंदर मजबूत बन जाए। तो उसके लिए इन्होंने एक ये इकोनॉमिकल क्राइसिस को दूर करने के लिए 1950 में एक प्लानिंग कमीशन कायम किया, जिसका मकसद यही था कि 6 साल टास्क इसको दिया जाएगा और ये उसको कंप्लीट करेगा, जिसके अंदर ये ज़राअत को, सनतों को, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, समाजी तरक्की और ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसको कंप्लीट करेगा। तो लिहाजा इन्होंने 6 साल का टास्क लिया और इसके लिए ख़ास एक कमीशन बनाया गया, और 1953 में ये कमीशन बोर्ड जो है वो कायम हो गया। 1956 में इन्होंने 6 साला प्लान पर अमल करने के लिए इन्होंने 5 साल का एक
ख़ुद जो है वो मंसूबा तैयार कर लिया। 1952 में मशरक़ी पाकिस्तान के नारायणगंज में जोट प्रोसेसिंग का एक बड़ा प्लांट भी शुरू किया गया। सुई के मकाम पर जो बलूचिस्तान में, वहाँ पर गैस को दरियाफ्त करने के लिए इन्होंने सर्चिंग शुरू की, वहाँ भी प्लांट लगाए डिफरेंट। फिर इसी तरह आगे बढ़े, इससे बहुत पेशरफ्त हुई, माशी तरक्की में खातिर ख्वाह फ़ायदा भी हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा ये चाहते थे वो नहीं मिल सका। 1951 से 53 तक पाकिस्तान देखा जाए तो शदीद खुशहाली का शिकार रहा। ज़री पैदावार बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई और इब्तदा में 1951 में ख़ुराक की शदीद बहुत ज़्यादा किल्लत भी हुई। मुआशी एतबार से मसाइल थे और शहरी जो है वो बदअमनी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में शदीद हंगामा आराई का भी ज़रिया बनी। और इसके साथ साथ देखा गया कि जो कादियानी अहमदी थे वो भी बहुत सी अहम पोस्टों पर मौजूद थे, जिस वजह से पाकिस्तान को बहुत अहम नुकसान भी पहुंच रहा था। तो लिहाजा यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की तभी से इन मुख्तलिफ़ एजेंसियों ने भी काम करना शुरू किया और अंदर अंदर, और इन्होंने इन अहमदियों को भी मार भगाया, निकाला यहाँ से। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके दरमियान जिनको काली भेड़े कहा जाता है होंगी तो ये फिर आपको तरक्की नहीं करने देते। और यही हाल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा पहले भी हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने इन चीज़, और जो समझना नहीं चाहता उसके लिए पूरी फिल्म भी चला दो, नहीं समझेगा, आखिर में यही बोलेगा जुलेखा कौन थी, मर्द थी या औरत थी, वो यही सवाल करेगा। हाँ भाई क्या सवाल है? हाँ हाँ, यही तो असल में बात ये है ना। चले भाई, वो अलग बात है, तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है इस क्लास में, वो अलग मसला है। चले, ये बात हो गई। अल्लाह याद आना भी चाहिए भाई, यही अच्छी बात है। ये समझा दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इश्यूज, हाँ भाई किसका, ये थर्ड लाइन से कोई पढ़ लो, तीसरी लाइन से कोई समझदार लड़की पढ़ ले। हाँ इसलिए तो मैंने फौरन बोला समझदार जो। As already mentioned, a recommendation of the Basic Principles Committee presented to Assembly on 28 September 1950 were heavily criticized and withdrawn for further consideration. The Basic Principles Committee prepared a revised report. Prime Minister Nizamuddin presented the report on 22 December 1952. Its suggested were: the head of the state shall be a Muslim. The House of Units will have 60 members from East Pakistan and 60 from West Pakistan. The House of People should have 400 members with 200 elected members from each wing. Religious minorities will have their representatives at national and provincial levels. The cabinet shall be responsible to the NA. चलो बस 6 तक भी पढ़ लो, सही है। A committee of Islamic experts would be chosen by the head of the state to ensure that all laws were in conformity to Islam. The assembly shall decide about the official language. देखें, एक आइन जो बना के इससे पहले पेश किया गया 1950 28 सितंबर को, उसमें बहुत से आइनी शिकें, उनके बड़े मसाइल थे जो देखा जाए इस्लाम के भी मुखालिफ थी। तो लिहाजा उस पर दोबारा मज़ीद गौर करने के लिए, दोबारा नज़रसानी करने के लिए एक और रिपोर्ट तैयार की गई कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी हैं बहुत सी चीज़ें। तो वज़ीर आज़म नाज़िमुद्दीन ने 22 दिसंबर 1952 को ये रिपोर्ट बना के पेश की, और उसकी तजावीज़ फिर ये थी जो पॉइंट वाइज उन्होंने सही करी, सीधी करी। पहली बात कि जो मुल्क रियासत पाकिस्तान का सरबरा होगा वो मुसलमान होना चाहिए। दूसरी बात कि हाउस ऑफ यूनिट्स में मशरिक़ पाकिस्तान से 60 और मगरबी पाकिस्तान से भी 60 अरकान होने चाहिए। थर्ड नंबर पे अवाम के ईवान में 400 मेंबरान होने चाहिए, जिनमें हर विंग से 200 मुंतखब मेंबरान हो। मजहबी अक़लियतों
कि कौमी और सूबाई सतह पर अपने अपने नुमाइंदे होने चाहिए। काबीना कौमी असम्बली को जवाबदेह होगी। इस्लामी देखा जाए माहिरीन की एक कमेटी का इंतखाब भी होना चाहिए और उसमें सरबरा को भी मुंतखब करना चाहिए। दी असेंबली शैल डिसाइड अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज, और हमारी ज़बान जो है वो किस एतबार से होनी चाहिए जिसको हम ऑफिशियली लैंग्वेज कहते हैं, तो ये भी वही डिसाइड करेंगे। तो बहरहाल इस पर फिर आगे बंगालियों को भी एतराज़ात हुए, बहुत सी चीज़ें सामने आई। आगे बढ़ो, चले भाई। ऑन 17 अप्रैल 1953, चले थर्ड लाइन से। और कोई समझदार लड़की है? नहीं है? चलो लास्ट लाइन वाली में कोई है समझदार, काबिल? कोई काबिल है, काबिलियत रखती हो? हाँ, क्योंकि बात बच्चियाँ बोल देती हैं इसमें क्या काबिलियत की बात है सर, ये आप इसको काबिलियत वाली बात बना रहे हैं, इसको समझदार लड़की बता रहे हैं। हालांकि हम तो बड़ी समझदार हैं, लेकिन देखो पढ़ नहीं रही, मुँह नहीं खोल ली। इतनी समझदार है माशाल्लाह। भाई समझदारी तो यही है ना, आप आगे बढ़ जाए फौरन। हाँ भाई, लास्ट लाइन में कोई है समझदार, कोई अक्लमंद है? हाँ चलें। The government of Khwaja Nazimuddin was dismissed despite the fact that the majority of the parliament, Ghulam Muhammad appointed Muhammad Ali Bogra, who was Pakistan ambassador of the Union as prime minister, while assistant मेरा ख्याल है हाँ, बता चुका हूँ वैसे साहब। सर उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था वीडियो में, तो ब्लर ब्लर आ रहा है। मैंने खुद किया था। तो सर ये क्या कर रहा था इम्पोर्टेंट तो बताना ना। भला कर देना। अच्छा भाई, 17 अप्रैल 1953 को ख्वाजा नाजिमुद्दीन की हुकूमत को गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने बरतरफ कर दिया, क्योंकि ये इनके मुताबिक क्या हो गई, इनकी हुकूमत नकारा हो गई। अगरचे इनकी अक्सरियत थी काबीना के अंदर भी, इनकी वोटिंग मेजॉरिटी के अंदर थी जो जीते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप मईशत को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने में नाकाम हो गए और आप निज़ाम को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा सके जिस तरीके का टास्क आपको दिया गया था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत, अब पार्लियामेंट में अक्सरियत के बावजूद भी इनको हटाया। ग़ुलाम मोहम्मद ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बरतरफ करते हुए ग़ुलाम मोहम्मद ने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की काबीना मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर नाअहल रही। ठीक है ना, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता रहा है शुरू से ही कि नाअहल करार देकर और हुकूमतों को बरतरफ किया गया है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, ये आज भी चला आ रहा है और क़यामत तक होता ही रहेगा। ठीक है ना, ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अहल और नाअहल बनाते हैं, क्योंकि कानून अंग्रेज़ का है तो उसको अपने हाथों से खेलते हैं, लेकिन अगर इस्लाम का कानून हो तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि वो उसकी तरफ उंगली भी उठा सके, क्योंकि वो निज़ाम ही ऐसा है जो मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज है। उसमें किसी भी शिक के अंदर, किसी पॉइंट के अंदर कोई अमेंडमेंट्स और चेंजिंग करने की कतन कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुरान का निज़ाम ऐसा है, मुसलमान का शरीयत का निज़ाम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके अंदर कोई एक हर्फ की भी चेंजिंग नहीं कर सकता, और अगर करने की कोशिश करता है तो उसको सीधा कर दिया जाता है। बिल्कुल बात समझ गए? तो ये अंग्रेज़ों का और फरंगियों का और इंसानों का अपने हाथ का बनाया हुआ कानून है। ये पीछे बच्ची क्या कर दी उसको देखना, हाँ ये बैग के और उसके बिल्कुल पीछे मोर्चा बना के माशाल्लाह। हाँ, अब तुमने पीना तो अब शुरू किया, इससे पहले आप क्या कर रही थी? बिल्कुल नीचे झुककर आप
ऐसे माशाल्लाह मसरूफ़ हुई हुई हैं, अपना ही बिज़नेस आपने लगाया हुआ है वहाँ, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है। बोलते हैं ना 1.5 इंच की मस्जिद, आ जाओ भाई। तो 1.5 इंच की मस्जिद भी बनाना कोई गुनाह का काम थोड़ी है भाई, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही मशहूर किया गया है कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाइए। तुम 1 इंच की बना के दिखाओ। अल्लाह तौफीक ही नहीं देते किसी को मस्जिद बनाने की। कितने पैसे वाले और अमीर ज़ादे लोग गुजर गए, लेकिन अल्लाह ने उनको तौफीक ही नहीं दी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं ना, उनका माल गलत है। तो अल्लाह अगरचे हालांकि वो चाहें तो हज़ारों मस्जिदें बना दे, लेकिन एक भी अल्लाह उनको नहीं बनाने देता। ये अल्लाह का कमाल है, कमाल सिफत। और अल्लाह ने अपने प्यारे लोगों से अपने घर कैसे तैयार कराए माशाल्लाह। देखें आप, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, जो बड़े वाक़यात में है ना, 4 से 5 दफ़ा जो बिना हुई बैतुल्ला काबतुल्ला की। तो अल्लाह ने, मीटिंग नहीं ख़त्म हो रही, लंबी है, 2 घंटे बाद होगी ख़त्म, जब क्लास ख़त्म होगी। तो कैसे अल्लाह ने, देखे बेयारो मददगार है, लेकिन उनके हाथों से अल्लाह ने काबतुल्ला को खड़ा करवा दिया। और इधर बिलीनियर लोग हैं, लेकिन अल्लाह उनको तौफीक ही नहीं देते। ये अल्लाह की तरफ से मिलती है, नहीं बना सकते मस्जिद, कितनी कोशिश कर लें, और की भी बाज़ों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनसे बचा के रखा। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख। बहरहाल ये बात हो गई ना, क्या बताया मैंने इसमें? हाँ, अटेंडेंस को छोड़ो, हो गई अटेंडेंस। इम्पोर्टेंट इवेंट्स, 1 यूनिट स्कीम। अच्छा भाई, और कोई है समझदार लास्ट लाइन में पढ़ना चाह रही हो? पढ़ लो। 1 यूनिट स्कीम पढ़ लिया था, ये नहीं पढ़ा ना? ये कौन पढ़ना चाह रही है? कोई समझदार नहीं है, कोई अक्लमंद, होशियार, चालाक, कुछ भी नहीं है, सब गई गुजरी है। कोई एक तो होगी भाई, कोई तो गलती से निकल आओ। चलो भाई, उस वाली लास्ट लाइन में कोई, हाँ चलो भाई। One young scheme was meant to merge the 4 provinces of West Pakistan and 10 principal states into one unified province of West Pakistan. It was first proposed by Muhammad Ali Gupta in December 1954. Muhammad Ali Gupta announced in 1954 that all areas of West Pakistan met with ऐसी एरिया में वैसी निकल तो हो गई तो इसलिए भी फिर किसका भाई ये बज रही है? अब नहीं बजनी चाहिए। 5 October 1975 establishing the unified province of West Pakistan with the government. हो गया। अब देखो, ये जो बोगरा साहब आए, मोहम्मद अली बोगरा, इन्होंने एक 1 यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस कराई कि पाकिस्तान के जितनी भी रियासतें, सूबे, ये 1 यूनिट स्कीम के अंदर जम कर दिए जाएं, ज्वाइन कर दिए जाए, एक मुत्तहिद गोया बना दिया जाए। इन सबको, मगरबी पाकिस्तान को भी और तमाम रियासतों को भी मुत्तहिद कर दिया जाए। और ये सबसे पहले नवंबर 1954 में मोहम्मद अली बोगरा ने तजवीज़ किया था। ये बात किसी मीटिंग में मोहम्मद अली बोगरा ने 1954 में ऐलान किया, मगरबी पाकिस्तान के तमाम इलाकों और शाही रियासतों को एक वाहिद इंतज़ामी निज़ाम में ज़म कर दिया गया। यानी कि एक ऐसा 1 यूनिट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया जो अब इस 1 यूनिट स्कीम के तहत कायम मुकाम गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा भी 5 अक्टूबर 1955 को मुत्तहिदा सूबा मगरिब के क़याम का हुक्म जारी किया कि ये उस 1 यूनिट सिस्टम के मातहत अंडर तमाम स्कीम के मुताबिक उसको चलाया जाएगा। पाकिस्तान को 1 यूनिट स्कीम के नाम से फिर जाना जाने लग गया। और सिकंदर मिर्ज़ा का ये ख्याल था कि इत्तेहाद इंतज़ामी कारकर्दगी को अच्छा बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए, मुआशी तरक्की को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के, ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और बहरहाल ऐसा हुआ भी, जबकि देखा जाए तो
मुख्तलिफ पाकिस्तान के, मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, इनके सूबे भी अपनी आबादी के एतबार से पॉपुलेशन वाइज भी वो एक बड़ी तादाद रखते थे, कसरत थी। 34 मिलियन और 44 मिलियन का ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन था आपस में, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का। तो इस एतबार से जब देखा गया तो ये जो 1 यूनिट सिस्टम बना कि अब मशरक़ी पाकिस्तान भी, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दोनों पर ये 1 यूनिट जो है करेगा, उसके डिसीजन इम्प्लीमेंट होंगे। तो इस चीज़ ने, ज़ाहिर सी बात है कि जो दूसरा हिस्सा था मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, दोनों दूर दूर अलग अलग, तो इन्होंने मुसावी नशिस्तें भी इनको दी, सीट्स, लेकिन उसके बावजूद भी आबादी चूँकि 44 मिलियन की उस तरफ ज़्यादा थी मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी ये एक नाराज़गी का ज़रिया बना। और किस तरह नाराज़गी शुरू हुई ये बात आप आगे देखो, यहाँ अगले उसमें तुम्हें समझ आएगी। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस। चले भाई, और कोई लास्ट लाइन में है समझदार लड़की? वो लास्ट वाली थोड़ी समझदार है, जैसे मैंने पकड़ा उसने पीना शुरू कर दिया जूस। चलो भाई पढ़ लो। फिर भी तुम वहाँ बैठी हो छुप कर, मोर्चा बना के बैठी हो, तो जो नीचे देख रही थी वो सही तुम्हें नज़र आ रहा था बिल्कुल, ये तुम्हें नज़र ही नहीं कुछ आ रहा। चले भाई, अगली लाइन में लड़कों में कोई है समझदार? रजुलुन सालिह है, कोई भी नहीं समझदार? आगे जाऊं? थोड़ा सा कोई अक्लमंद हो, थोड़ी सी अक्ल चलाता हो। चलें हाँ। Passage of 1956 Constitution was a landmark event on Iskandar Mirza Day. Iskandar Mirza had appointed chief अल्लाह माफ़ करे, तौबा, आपको नहीं कह रही है, इसको क्या? Constitution Assembly passed the Constitution Bill on 29th of February 1956. The 1956 Constitution consisted of 234 articles divided into 13 parts. The main provisions of the Constitution were as follows: the name of the country will Islamic Republic of Pakistan. Second, all the citizens shall have equal rights. Third, independence of judiciary shall be granted. हाँ, ग्रांटेड। Head of the state shall be a Muslim. He will be over 40 years of age and shall be elected by the central and provincial assemblies. He shall be elected for 2 terms and shall have the rights of dissolve the assembly on the advice of the Prime Minister. The President shall appoint the Prime Minister and cabinet members from amongst the member of the National Assembly. 6. The National Assembly shall have an equal number of seats from East and West Pakistan. The bill passed by the Assembly will have to be assented by the President within 90 days. If he decline, 2.5/3 majority will be needed to impress upon the President to give his consent to the bill. The President shall be empowered to issue ordinance if the Assembly is not holding session. हाँ, देखा जाए 1956 का आइन जो होता है ये तारीखी एक कानून साज बिल था, देखा जाए जो तारीख़ में इस तरीके की एक तब्दीली अब आ रही थी। सिकंदर मिर्ज़ा ने चौधरी मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म बनाया और उन्हें ये कानून साजी का काम भी हवाले किया कि ये काम आपने करना है। आइन साजी असेंबली ने 29 फरवरी 1956 को ये आइनी बिल, इसकी करारदाद को मंजूर किया। 1956 का आइन क्या था कि 234 आर्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा था। इसके 13 हिस्से थे जिन पर यह तकसीम तक कुल टोटल। आइन की अहम जो शिकें थी, जो पॉइंट्स थे, वो क्या थे? सबसे पहला, इस मुल्क का नाम जो होगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। और सेकंड, तमाम शहरियों को जो
मसावी हुकूक होते हैं, इक्वल राइट्स, वो दिए जाएंगे। यहाँ वही बात कि कोई जो है कानून से बालातर भी नहीं होगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों के साथ इक्वल जस्टिस होगा। अदलिया को मुकम्मल इंडिपेंडेंसी हासिल होगी, कंप्लीट आज़ादी, वो किसी से दबने वाला नहीं होगा, क्योंकि फ़ैसला करने में अगर वो इदारा दबता हो और उसको दबाया जा सके तो वो सही फ़ैसला कर ही नहीं सकता। और अब ये हालात हो चुके हैं कि उसकी आज़ादी अब यकीनी है ही नहीं। रियासत का सरबरा मुसलमान होना चाहिए, उम्र उसकी 40 साल से ज़ायद हो, क्योंकि 40 साल में आकर इंसान को कुछ अकल सही आ जाती है। 40 साल से पहले तक उसकी ज़िंदगी तमाशा ही है, वो बस तमाशे कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में और समझ रहा होता है मैं बड़ा समझदार हूँ, बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं 1.5 होशियार हूँ, बल्कि 2.5 होशियार। लेकिन वो बेवकूफ़ होता है, उसको पता ही कुछ नहीं होता, क्योंकि 40 साल का अरसा ऐसा है कि दुनिया में इंसान गुजारने के बाद उसे फिर इस दुनिया की कुछ सही समझ आना शुरू हो जाती है, फिर वो फ़ैसले भी सही, डिसीजन भी ठीक कर सकता है। इसी तरह और उसे मरकज़ी सूबाई असम्बलियों के ज़रिए मुंतखब किया जाएगा, ऐसे ही नहीं। हालांकि शरी निज़ाम इससे अलग होता है, वो 2 मियादों के लिए मुंतखब होगा, उसे वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर असम्बली को तहलील करने का हक़ भी हासिल होगा, यानी कि ख़त्म करने का। इसी तरह सदर कौमी असम्बली के अरकान में से वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के अरकान का तकर्रुर करेगा, उन्हें अपॉइंट कर सकता है। कौमी असम्बली में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान से इक्वल सीट्स होंगी, नशिस्तें। असम्बली से मंजूर शुदा बिल को 90 दिनों के अंदर सदर की मंजूरी देनी होगी, और अगर वो मुस्तरद करता है तो फिर सदर को बिल पर अपनी रजामंदी देने के लिए, मुतासर करने के लिए 2/3, ठीक है ना, 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। अगर असम्बली का इजलास नहीं हो रहा तो सदर को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार होगा। हर सूबे में एक सूबाई असम्बली होगी, सदर सूबे में गवर्नर का तकर्रुर करेगा। आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी, यानी कि 2/3 की अक्सरियत उसे चाहिए होगी। यूँ समझ लो कि आधे से ज़्यादा लोग उस पर जो है ना फिर राज़ी हों, जो भी इन्होंने चेंजिंग करनी है उस पर। अच्छा भाई, यहाँ तक हो गया। मार्शल लॉ, चले भाई, लड़कों से आगे और कोई समझदार तो नहीं है, कहीं ये ना हो मैं मिस कर जाऊँ, नहीं है ना? चलें लड़कियों में आगे वाली, हाँ जी चलें। तो खुद ही वो कर रहे हो, मैं क्या करूँ? चलें भाई, माशाल्लाह। मोबाइल बंद कर दो। He wanted to assert some control over governmental machinery, but the constitution only gave enormous authority to the president. He pressed hard on Mirza to allow him some degree of authority. The tug of war between Mirza and Suhrawardy resulted in dividing the political forces of the country, and the all Pakistan Muslim League was reduced to a small group unpopular with the masses. Suhrawardy was replaced by Ibrahim Ismail Chandigarh, who was a stranger in the political circles. His government consisted of politicians with differing views, who could see eye to eye with each on major issues like one unit scheme. हाँ जी चलें। मार्शल लॉ, सुहरावर्दी बंगाल के एक तजुर्बेकार सियासतदान रह चुके थे। अब क्या हुआ कि वो आज़ादी से पहले मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके थे। इन्होंने कलकत्ता से पाकिस्तान आने का इंतखाब किया, लेकिन ये कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म बनना पसंद नहीं करते थे। हुकूमती मशीनरी पर कुछ कंट्रोल भी चाहते थे, लेकिन इन्होंने देखा यहाँ जो निज़ाम है उसके मुताबिक सदर के पास भी बड़े इख्तियारात है, तो उसको इन्होंने ज़ोर डाला, मजबूर किया कि मुझे आप ये कुछ इख्तियारात ऐसे दे दें ताकि मैं खुलकर जो है ना
काम कर सकूं। सियासी क़ुव्वतों को भी ये अपने बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसी आपस की लड़ाई में वो तकसीम हुई। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी देखा जाए एक छोटे ग्रुप में ही बंद होकर गोया रह गई थी। और फिर इनकी जगह सहारवर्दी की जगह इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर को जो है इन्होंने फिर उनको मुंतखब किया, उनको हटा दिया, जो सियासी हलकों में एक अजनबी से इंसान थे। और इनकी हुकूमत मुख्तलिफ नज़रियात के ऊपर चल रही थी। उस वक्त फ़िरोज़ ख़ान नून को पाकिस्तान का तीसरा वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। वो पंजाब के ज़मींदार थे एक बड़े। अब सियासी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ सियासी नज़रियात रखने वाले अरकान भी इनके पास थे। नून ने बड़ी काबीना का तकर्रुर करके अफरा तफरी के हालात पर काबू पाने की बड़ी कोशिश की। उनकी काबीना ने कौमी असम्बली में 80 में से 26 अरकान उनके मुंतखब हुए। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले काबीना के अरकान देखा जाए उनके ख़यालात एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, मुतज़ाद थे। अब मुल्क को एक बड़े हसास देखा जाए तो हालात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा था। सियासी एतबार से इस प्लेटफॉर्म पे भी मुख्तलिफ झगड़े और लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत तो ऑलरेडी पहले से ही कमज़ोर थी, लेकिन इन झगड़ों की बुनियाद पर वो और ज़्यादा आगे नहीं चल पा रही थी, तो नुकसान हो रहा था। इसी नुकसान का खमियाजा जो है वो फिर पाकिस्तान को भुगतना भी पड़ा। द एक्यूट रैंगलिंग, यहाँ से पढ़ लो, कोई ये सेकंड लाइन में है समझदार लड़की और नहीं है, फर्स्ट लाइन वाली कोई पढ़ लो। कम समझदार भी पढ़ ले तो मुझे कोई मसला नहीं है, और बिल्कुल समझदार ना हो वो भी पढ़ ले तो मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ जी, ये पे तुम्हारी नज़रें नीचे चली गई उधर ही हैं। उधर तो तुम 1 सेकंड देखती हो, लेकिन 50 सेकंड इधर देखती हो। चलो भाई, फर्स्ट रो में से हाँ पढ़ो। Constitution on 7 October 1958 and proclaimed martial law with himself a president. Mirza had become extremely unpopular. He had lost the support of leading politicians. He had become increasingly uneasy with Suhrawardi's attempts to unite the political leadership of Bengal and Punjab against him. He was compelled to take refugee under army wings. Mirza therefore asked the CNC of the army. जब देखो हालात इतने ज़्यादा बिगड़े, मुख्तलिफ सियासी जमातें रहनुमा आपस में सभी लड़ झगड़ लेते, एक के बाद दूसरे की तब्दीली होती जा रही थी, तो इस शदीद लड़ाई ने सदर मिर्ज़ा को एक्शन लेने पे मजबूर किया। और दर हकीकत मिर्ज़ा इस गहरे झगड़े को ख़त्म करना भी चाहते थे, और वो शिद्दत से इस बात के इंतज़ार में भी थे कि ये लड़ाइयाँ इनकी जो है इस कदर बढ़ जाएँ और मुझे मौका मिल जाए। लिहाजा फिर इन्होंने जो ये 1958 7 अक्टूबर को जो आइन था उसको मनसूख कर दिया मिर्ज़ा ने, जो सदर थे, और ख़ुद सदर के तौर पर मार्शल लॉ का भी ऐलान कर दिया। अब इन्होंने बेहद, चूँकि ये तो गैर मकबूल थे सदर का, आप समझते भी हैं इतना कोई रोल नहीं होता, पार्ट है ही नहीं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि इस वक्त भी उनके मुल्क का सदर कौन है। वज़ीर आज़म जो है ना आगे पेश होता है, नज़र भी आ रहा होता है। तो बहरहाल फिर इन्होंने फ़ौज के मुख्तलिफ असर रसूख हासिल करने की भी कोशिश की। चुनांचे मिर्ज़ा ने फ़ौज के CNC से पूछा कि जुनेरा अयूब ख़ान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालेंगे। 24 अक्टूबर 1958 को मिर्ज़ा ने अयूब ख़ान को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया इक़्तिदार संभालने के लिए, और फ़ौज को भी मदऊ किया। गैर सियासी काबीना का इंतखाब किया गया। अयूब ख़ान इतनी आसानी से सियासी इक़्तिदार के मौके पर बहुत खुश हुए, और उन्होंने तो फ़ौरन झट से जो है इस पोस्ट को अपना लिया, संभाल लिया। 27 अक्टूबर 1958 को मिर्ज़ा को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया और लंदन जिला वतन कर दिया गया, मुल्क से भी निकाल दिया गया, जहां वो बेयाबान में इंतकाल भी कर गए। फ़ौजी हुक्मरानी थी, जिसके बाद दीगर अब तक आप देख रहे हैं कि फ़ौज
हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलतें करती रहती है। वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने ये चीज़ें आती रहती हैं, और जब कुछ मसले मसाइल बढ़ जाते हैं तो मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है, ताकि जो है अपनी ताकत का इजहार भी कर दिया जाए वक्त के साथ साथ। तो उनको इस चीज़ से कोई रोक भी नहीं सकता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें भाई, अब बताएं प्रेजेंटेशन के कौन से ग्रुप थे, कहाँ तक प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई थी? हाँ जी, अटेंडेंस हो जाएगी। पहले मुझे बताएं जल्दी से ग्रुप कहाँ तक हमारा हो गया था कंप्लीट? जी, ग्रुप निकालो भाई, ये पीएचटी के कहाँ गया? कितने ग्रुप्स हो गए थे हमारी प्रेजेंटेशन के? ग्रुप 2 तक डन हो गया। ग्रुप 1 किसका था? वो भी हो गया था। ग्रुप नंबर 3 है, 3 भी हो गया। हाँ सही है, 3 अच्छा पहले हुआ था। और ग्रुप 4? तो ग्रुप 4 ने डन क्यों नहीं करा हुआ? यहाँ करें जल्दी से। ग्रुप 5 कौन है? ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 5 वाले आ जाए मैदान में। अलीशा वसीम, वानिया खान, ये दोनों हैं, यही दोनों हैं। ये तो यही वाली दोनों निकली। चलो भाई आ जाओ भाई। किधर तुमने व्हाट्सएप किया हुआ है, ईमेल किया है, क्या करा है? अब नहीं कर देते, अब इधर आके खोल लो। अब टाइम थोड़ी है, इधर व्हाट्सएप पे खोल लो। आ जाओ, शाबाश। लंबी और छोटी कुछ नहीं, आप वो या मुझे व्हाट्सएप कर दें जल्दी से। जल्दी कर दो, जल्दी, टाइम कम है। कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया। कर दिया। भाई इतना टाइम क्यों ले रहे हो? इतना टाइम ले रहा है। कर दी, व्हाट्सएप आ गई? अच्छा कर दिया। जल्दी आ जाओ। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको? नेट भी सिग्नल सही है।
जी मुझे रेलवे में डॉक्यूमेंट सबमिट करना आ गए, जल्दी आ जाओ। ये है, हाँ ये वाली डाउनलोड हो गई तो फिर यहाँ क्यों खुल रही है? चलें यहीं शुरू कर लें, आ जाएं। सर वो आए तो वो स्टार्ट करेंगे ना। छोड़ दो उसको, स्किप कर दो, उसके 15 मार्क्स गए ख़त्म। अरे नहीं सर वो बता रही है हमें। नहीं और हाँ नहीं, बस आप अपना स्टार्ट करें। इसके बाद ग्रुप नंबर 5 है आप लोगों का। जी ग्रुप नंबर 6 कौन है? ग्रुप नंबर 6 आप लोग हैं? वो स्किप करो, उसको नहीं आई तो बस छोड़ दो, उसके नंबर गए ख़त्म। अच्छा आप लोग जल्दी फारिग हो जाएंगे। कहाँ है वो, आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ है? ईमेल करी थी किस नाम से? हाँ किस नाम से भेजी है? लाइबा? लाइबा नाम से तो आई नहीं थी कोई। लाइबा फरीदा? ये अभी भेजी आपने क्या? मेरा ख्याल है आप उनको स्किप कर दें, आप अपना प्रेजेंट कर लें। वो भी करेंगी। हाँ छोड़ दो उसको, बस नहीं है ना, क्योंकि टाइम ज़ाया हो रहा है ना हमारा। उनका पार्ट छोड़ दो, स्किप कर दो, अपना स्टार्ट करो। सर अटेंडेंस लगा दीजिए। 5 मिनट लेट जब होती है तो तब क्यों नहीं पहुंचते टाइम पे? वो तो सब गए हुए होते हैं, पूरी क्लास ही गई हुई होती है वहाँ। चलें स्टार्ट करें आप। लाइट ऑफ हो, आगे की बस बंद कर दो। चलें बस हाँ। Politics in British India, 1924 to 1935. Constitutional struggle. मोबाइल बंद कर दें सब, अब मोबाइल की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी मोबाइल ना मुझे ऑन नज़र आए। चलो जाओ शुरू करो। मोबाइल सब बंद कर दें, कोई मोबाइल यूज़ ना करे। चलें शाबाश, बंद कर दें, अंदर रख दें सब मोबाइल।
was blog. My name is Shavasim and my group member is Mania. Our topic is Muslim politics in British India, 1924-1935. Now, Mania will continue. मारिया का दिल ही नहीं कर रहा है आने का। चलो भाई शुरू करो ना। Today we will discuss Roundtable Conference, Rise of Muhammad Ali Jinnah and Constitutional Struggles. Introduction. Between 1924 and 1935, Muslim politics in British India experienced major changes. 1924 और 1935 के दरमियान मुस्लिम पॉलिटिक्स और इंडिया ने अजीब तरह के जो है वो चेंजेस एक्सपीरियंस किए थे। लिटिगेट marked growing conflictual differences, political negotiations and the rise of new leadership among Muslims. ये चीज़ ग्रो हो रही थी लेकिन डिफरेंट तरीके से, ताकि एक लीडरशिप जो है वो मुस्लिम्स में ग्रो हो सके, राइज हो सके। इम्पैक्ट ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल का क्या असर पड़ा? The Round Table Conference failed to produce a constitution acceptable to all communities. Muslims felt their political representation and safeguards were being ignored in the strength and the communicational divide. Round Table Conference जो है वो एक तरह से फेल हो गया था और इग्नोर हुआ था, जो कि हम प्रेजेंट करना चाह रहे थे अपने लिए, वो एक्सेप्ट और जो है वो नहीं हो रहा था, इसलिए वो इग्नोर किया जा रहा है। Rise of Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah emerged as a central figure in presenting Muslim demands. उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कोशिशें की मुस्लिम्स की डिमांड्स को जो है वो प्रेजेंट करने के लिए। He worked to unite various Muslim groups and advocate for fair political representation in British India. Jinnah's political strategy. Jinnah emphasized the constitutional matters and legislation. He represented Muslim interests during discussion on political reforms and sought to secure Muslim rights with the colonial frameworks. जिन्ना ने बहुत ज़्यादा कोशिश की एम्फसाइज करने के लिए कि जो डिस्कशन हुई थी उसके अंदर कि हमारी जो है वो क्या डिमांड्स हैं और हम क्या चाहते हैं। Constitutional struggles. The debate was marked by debates on constitutional reform, minority rights and representation. Muslim demanded separate electors and safeguards for their political and cultural identity. उस टाइम पे जो है मुस्लिम चाह रहे थे उनके पास जो है उनका एक सेपरेट इलेक्टर हो, ताकि उनका कल्चर की जो सारी प्रॉब्लम वगैरह वो एक सिक्योर। अब मैं आके ना मोबाइल छीन लूँगा जो यूज़ कर रहे हैं, फिर EDP से लेना वापस। Events of this period transformed Muslim political consciousness. The continued failure to reach compromise with Congress convinced many Muslims that a separate political dynasty was necessary. इसमें जो था जो सारी चीजें वो भी एक था मुस्लिम और इंडिया के दरमियान, तो जो है कोई हल नहीं निकल पा रहा था। कल्चर जो था डिफरेंस था, एजुकेशन का डिफरेंस था, तो उसमें मुस्लिम्स को बहुत जो थी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। Towards the idea of Pakistan, this development led the intellectual and political foundation for the future demand for Pakistan. Muslims began to envision an autonomous homeland where they could safeguard their religion, culture and political interests. जब उनके सारी सारी चीजें होने लगी तो मुस्लिम को फील हुआ कि नहीं, उनके पास उनकी सेपरेट होमलैंड होनी चाहिए जहाँ वो सेफ हो, जहाँ उनके अपने पॉलिटिकल कल्चर वगैरह हो, जहाँ उनका प्रॉपर फ्यूचर हो और उनको जो है किसी और मसले का सामना न करना पड़े। Conclusion: from 1924 to 1935, Muslim politics in British India involved from negotiation within the British system to the idea of an independent Muslim nation. The decade shaped the course of the subcontinent political future. Thank you. चलें, कोई सवाल करना है किसी स्टूडेंट ने इनसे?
हाँ जी, उनका सवाल है, क्वेश्चन है। सवाल ये था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी वजूहत क्या थी कि वो कैंसिल क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे और भी लोग थे जिनको जो है वो जिन्हें ये डिसीजन में प्रॉब्लम थी और वो इस चीज़ पे राजी नहीं थे कि ये सब कुछ होना चाहिए और इंडिया को लगे और मुस्लिम को इतने ज़्यादा राइट्स दे दिए हैं, इंडिया का नहीं प्रोटेक्ट होना चाहिए उनका सोच, क्योंकि ऐसी बात है एक लीडर अपनी ही कौम के बारे में सोचेगा दूसरे की, उस वजह से वो डिनाई कर रहे थे। थैंक यू सर। ठीक है भाई, जज़ाक। और किसी को कोई नहीं सवाल करना? चलो, एसी बंद हो गया। फीस तुमने पूरी दी थी? हैं? फीस पूरी जमा कराई थी? हैं? पूरी जमा कराई थी? तभी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है। बे भाई, चले भाई, आ जाए नेक्स्ट ग्रुप वाले। आ जाओ। तीसरी किधर है? शीजा खान, तहरीम और लाइबा। चलो, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप मुझे व्हाट्सएप कर दें उनकी प्रेजेंटेशन। ग्रुप नंबर 6 है ना, 7 है। ग्रुप नंबर 6, 7 कर दें। जी जी, स्टार्ट करें। मेरा नाम तहरीम है और मैं आपके साथ फिलहाल डिस्कस करूँगी। So it was a political campaign which was basically launched by the British Muslims during 1919. उस टाइम पे ये political campaign इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि जो ओवरऑल जो मुस्लिम वर्ल्ड जो खिलाफत सिस्टम था वो खत्म हो रहा था, जो पैरिटी जो था वो वॉर अलाइड हो उसके बाद ये आपको पढ़ सके तो किसका बज रहा है भाई ये? हैं? वहाँ पे करा हुआ है क्यों? मेरा तो भाई, मैंने तो उसको एयरप्लेन मोड पे रखा हुआ है कब से। ये किसी और का बज रहा है। मेरे पास तो मैसेज ही नहीं आया कोई। नहीं ना, ये तो पुराने मैसेज आए हैं। मेरा तो एयरप्लेन मोड पे हुआ है, उस पर ना नेट चलता है ना सिम चलती है। वहाँ से आ रहा है। हाँ तो उधर से आ रहा होगा ना, अब क्या करें हो तो। चलो चलो चलो, स्टार्ट करो। खामोश हो जाओ भाई। हाँ तो खामोश कराने के लिए तो बजानी, खामोश कराने के लिए तो बजानी पड़ेगी। हाँ भाई, चले चले। तो ये दो मेन ब्रदर्स थे उस टाइम पे जिन्होंने ये मूवमेंट बनाई थी। उनका एक का नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दूसरे थे मौलाना शौकत अली जौहर। इसके अलावा भी काफी सारे लीडर्स थे जैसे कि हजरत मोहानी और अब्दुल कलाम आजाद, और एक सिर्फ इसमें से एक लीडर थे जो नॉन मुस्लिम थे, महात्मा गांधी। उनका ये बिलीव था कि अगर मुसलमानों को आज़ादी मिलेगी तो उसके साथ साथ जो है वो हिंदुओं को भी आज़ादी मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट वो बेसिकली इंस्पायर्ड थे।
कुछ जो मेन ऑब्जेक्टिव मूवमेंट के वो ये था कि एक तो खिलाफत मूवमेंट को प्रिजर्व किया जाए, दूसरा ये कि जो मुसलमानों की जो बड़ी साइट्स हैं जैसे कि खानी काबा और मस्जिद नबवी वगैरह, ये सारे मुसलमानों के अंडर ही रहें और उनकी टेरिटरी के मतलब उनकी टेरिटरी जो है खिलाफत सिस्टम का ऑटोमन एम्पायर वो सारी उनके अंदर ही है। तीसरा जो था ये मेन ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि जो जब टर्की हार गया था तो उस टाइम पे रेसिज्म जो था स्पेशली ड्यूरिंग यूरोप और यहाँ पे इंडिया पे वो बहुत आया था और उसकी वजह से काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस करनी पड़ी थी हमारे एंसेस्टर को। तो इसका नतीजा ये रहा था कि काफ़ी सारी मौत भी हो रही थी, बहुत सारे राइट्स उनसे छीन लिए गए थे और ये मूवमेंट इसलिए कायम हुई थी ताकि ब्रिटिशर्स को थोड़ा प्रेशराइज किया जाए ताकि वो हमें कुछ घूमते दें इंसानों की तरह हमारा भी लगे। तो इन शॉर्ट आगे जाके ये मूवमेंट फेल हो गई थी क्योंकि सही से प्लान नहीं किया था, इसको काफ़ी सारे डिसएग्रीमेंट हुए थे। दूसरा ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास बहुत सारी पावर थी और हम क्योंकि टर्की भी हार गया तो इसका मूवमेंट को कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं था। So this was all. हिजरत मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। जब मौलाना मोहम्मद अली वापस आए थे इंग्लैंड से तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों की कंडीशन बहुत बुरी है ब्रिटिश रूल्स की वजह से। उस वक्त एक फतवा भी जारी हुआ था, मौलाना अब्दुल बरी और मौलाना अब्दुल कलाम ने एक फतवा जारी किया था। इन फतवा उन्होंने इंडिया को दारुल हर्ब बोला था, एक ऐसी जगह जहाँ पे इस्लाम बिल्कुल भी महफूज नहीं था। उन्होंने एडवाइस किया मुसलमानों को कि वो कोई ऐसी जगह पर माइग्रेट करें जहाँ पे वो अपने दीन को फ्रीली फॉलो कर सकें। उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ माइग्रेट किया, अपना घर अपनी ज़मीन सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया, उन्हें जगह ही रहने के लिए। लेकिन जब लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो उन लोगों ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया और लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया। जब उन्होंने लोगों को वापस भेजा तो उसमें रास्ते में बहुत से लोगों की डेथ हो गई और जो लोग वापस पहुंचे ना उनका घर था और ना ही रहने की कोई जगह थी, तो उनकी जो जिंदगी वहाँ पे थी वो और मुश्किल हो गई और उनके लीडर्स उनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे उस वक्त। इसी तरह ये मूवमेंट भी फेल हो गई। थैंक यू। ठीक है। चले भाई, नेक्स्ट ग्रुप कौन है इसके बाद? ईमेल वो करा है इन्होंने, व्हाट्सएप किया, क्या किया है? ग्रुप नंबर आपका क्या था? ग्रुप नंबर 5 था आपका, 6 था ना? तो 7 और 8 वाले आप लोग भी भेज दें डन ग्रुप पर, या CR को भेज दें, वो ग्रुप पे भेज देंगी। आप भी भेज दें, अपना ग्रुप डन हो गया। जो लड़की एब्सेंट है उसका नाम भी लिखें भाई, ये ग्रुप 6 वाले, जो लड़की एब्सेंट है उसका नाम भी लिखो और अगर ग्रुप ओपन है तो वहाँ पे शेयर करो डन करके, वरना जो है ना उनको CR को भेज दो। ग्रुप नंबर 7 कौन है? हाँ जी, आप लोग के ग्रुप है, आपको याद नहीं होता आप किस ग्रुप में? ग्रुप नंबर 7 सफ़ीना अलीज़ा। किधर है सफ़ीना अलीज़ा? आप ही हैं सफ़ीना अलीज़ा? देखो सफ़ीना के साथ आपने खुद अलीज़ा ने भेजा हुआ है मुझे। अच्छा चलो 23 आ जाओ। आ जाओ फिर 23 क्या हुआ? हाँ ये बोलो ना, असल बात की तैयारी हमारी प्रिपरेशन नहीं है। ग्रुप नंबर 8 कहाँ है जी? नहीं आई तो वो तो मैं 2 महीने पहले आपको इंस्ट्रक्शन में बता चुका हूँ। जो नहीं आए उसको स्किप करें, उसके मैं नंबर काट दूंगा, ख़त्म। टाइम नहीं है इतना, जल्दी आए। हाँ भूख लग रही है ना, मर जाओ भूख है तुम, भूख लग रही है। जल्दी आओ, जल्दी करो, इधर दूसरे सिलसिले शुरू हो रहे हैं।
क्या नाम है? अलीजे और उमेहा। कैसे ओपन करोगी अपनी व्हाट्सएप? देखो ज़रा उधर मेरा आ रहा है या हट गया, चेक करो ज़रा। वो आवाज़ आ रही थी तो मैं नीचे खुला हुआ है, देखो वहाँ। हाँ ये वाला। मेरा ख्याल है हट गया भाई। ये तो आपके पास है, मोबाइल में है? रुक जाओ मैं ओपन करूं दोबारा। पर्सनल उधर भेजा आपने? प्राइवेट में आया ही नहीं अभी तक। मुंह बंद कर लो, खामोश हो जाओ। खत्म कर। भाई आए नहीं, क्या हुआ? वो तो कर लो, लेकिन इधर आए तो मेरे पास पहले, बहुत पहले। तो नंबर अब इधर डालो या तो फिर आएगा। अभी दोबारा भेजा है। हाँ ये आ गई ना। तो भाई 102 MB की क्या बना दी है? इतनी बड़ी फाइल कैसे बनाई है? इधर वैसे ही नेट नहीं चलते हैं, आपको पता तो है। और ग्रुप नंबर 8 किसका है? 9 और 10 वाले। 100 MB से ऊपर की फाइल है ये, तो बड़े आराम से हो रही है। 9 और 10 वाले भी भेज दे फ़ौरन व्हाट्सएप अपनी प्रेजेंटेशन। सेकंड हाफ की बेटा एब्सेंट ही होगी। और फर्स्ट हाफ में भी आप लोग आए नहीं थे, आपकी बात अटेंडेंस के टाइम पे नहीं आए हुए थे। नहीं आपकी अपनी खुद जो भी है, मैंने तो टाइम पे ली थी। ग्रुप 5 भी भेज दें, उनका भी डन नहीं हुआ। ये तो आपकी प्रेजेंटेशन ही डाउनलोड होने में इतना टाइम लग रहा है। यहाँ सिग्नल भी कम है। PST presentation
हाँ जी, जो उनका जो पार्ट है जो गलती स्किप हुई है जो नहीं आए उनका इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन स्किप करके हाँ स्किप कर दें उसको, अपना पार्ट शुरू करें बस। चलें, आ गई ना? चलें भाई। वालेकुम। The role of religion in shaping the ideology and the foundation of the Pakistani Islamic State. Religion. So the topic of religion is state policies and the constitution. 1949, objective resolution passed start from the power belonging to Allah. So we know that all power belongs to Allah. And the 1949, in that time, like the government decided the rules जो है वो according हमारे इस्लाम के बने चाहिए ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो. Then we talking about the 1956 Pakistan officially become the state Islamic Republic of the Pakistan, and that time also declared the religion, state religion in every constitution. Okay, so the Ziaul plan. Many Islamic steps were taken, including concepts. So the council of the Islamic कौन हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि ये फेडरल कोड में कि हम लोग गवर्निंग की हेल्प करेंगे ताकि जो है वो हमें प्रॉब्लम ना हो जब रूल्स बनेंगे जैसे कि अभी अगर हम लोग अपने इस्लाम के रूल्स के मुताबिक अगर अपनी गवर्नमेंट अगर हमारी फॉलो करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन क्योंकि इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है तो जल्दी आज का भी तमाम इतनी प्रॉब्लम होगी हमारी गवर्नमेंट को सो ऑडियंस हमारी जो ऑडियंस थी उन्होंने लाइक जैसे मेरा शुरू कर दिया था उनको फ्रेंड्स चाहिए थी और लीगल जस्टिस उनको जो उनके जो राइट्स थे वो नहीं मिल रहे थे तो हमारी जो police थी और the Pakistan police decided to close all the country systems and have the teach and the Quran So after the objective resolution was passed in 1949, many people were against it. Like according to objective resolution, all the Islamic parties and political parties were based on Islamic laws. So many people created designs and controversies were created, like protecting the minority rights and the religion Islam from their towards enemies. So that's why extremist and terrorism was increased, and due to that, many challenges was faced by the Muslims. Okay, so Pakistan, based on identity and government of Islam, so Pakistan often make alliance बनाते हैं according to the Islamic identity religion. Are making international decisions. So according to that, social norm and cultural states was practiced and individual identities. The country's constitution and laws are shaped by Islamic principles, with the objective resolution ensuring Islam as the state religion. So basically, the whole country's constitution was formed according to the Islamic laws
and Islam is the main focus in Islamic country of Pakistan. हाँ जी, कंप्लीट हो गई। अच्छा, ना शुरू होने का पता चला ना कंप्लीट हो। तो अच्छा, आपका टॉपिक क्या था? अच्छा, हाँ भाई, आपने सुना इन्होंने क्या टॉपिक बताया? तो सुना नहीं तो पूछ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं पूछ रहे भाई? जब आपको पता ही नहीं है, वो इतनी देर से हाय बाय शाय कर रही हैं और आप सुनी कुछ नहीं रहे क्लास में बैठे में। पूछो टॉपिक क्या है, पूछो। शाबाश, आपसे नहीं बोल रहा भाई, असद भाई, आप नहीं वो बचूंगे से। हाँ जी, आपके साथ ही है, इनके साथ जो आप बैठे हुए ना, यूं यूं इधर उधर देखना, या आप वर्जिश ना करें गर्दन की। चलें, इनसे पूछे टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ योर टॉपिक? हाँ जी, टॉपिक ज़रा समझ के मुझे बताएं क्या है। पूछे ना भाई हजरत। आवाज़ भी नहीं आ रही इसको, देखा, पहले समझ नहीं आ रही थी, अब इसकी आवाज़ भी चली गई। हाँ जी, आप सुने ज़ोर से, दोबारा बताएं इनको एक दफ़ा। इस्लाम का क्या रोल है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने में? हाँ जी, क्या समझ आए टॉपिक? अरे भाई, तुमसे पूछ ही नहीं रहा तो तुम्हें क्या हो रहा है? जी भाईजान, क्या टॉपिक बताए? नहीं समझ आया? दोबारा समझाओ, इधर आओ करीब, यहाँ पे इधर आ जाओ। जिनको आप समझा रही है, जब वो समझ ही नहीं रहे बेचारा, उसको समझ ही नहीं आ रही, तो कैसी प्रेजेंटेशन कर रहे हो? हाँ, सुनी बात, अब गौर से सुनो क्या बता रही हैं। इस्लाम का क्या रोल है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने में? अब अगर तूने पूछा था तो डंडा मार के तुझे समझाएंगे। अब बताओ, हाँ क्या टॉपिक था? हाँ, क्या रोल है बताओ, थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताओ। अभी तो इसको टॉपिक इतनी देर से मुश्किल से समझ आए, अभी आगे समझाओ। हाँ भाई, एक दो फ्यू पॉइंट्स इसको समझाओ ज़रा, फिर ये मुझे बताए कैसे इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशंस को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हाँ, इनको कुछ पॉइंट्स बताएं ज़रा। जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया था तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उनको था कि जो गवर्नमेंट बन रही थी, लोगों ने बोला कि उसी तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स होने चाहिए जिस तरीके से हमारे इस्लामिक रूल्स हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये पॉइंट समझ आ गया तो यस करो, तो ओके करो, डबले चले आगे। हो गया, चलो आगे एक और बताओ, अभी मैं पूछता हूँ इससे। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मुझे समझ ही नहीं आती बेटा, ऐसे तो मैं समझता नहीं इतनी आसानी से। आप दूसरा सेकंड पॉइंट समझाओ। 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो कि था कि जो अब ये जो मोबाइल जिनका खुला हुआ है, इनके साथ ये मैं शुरू करने वाला हूँ, यही वाला गेम। पॉलिसीज हैं वो अकॉर्डिंग इस्लामिक लॉज, इस्लाम के ऊपर चलेंगी सारी पॉलिसी। बस शॉर्ट में यही हो गया ना, सब कुछ मतलब इस्लाम पे डिपेंड करना चाहिए। कैसे? सब कुछ भी हुआ जैसे अभी डिपेंड कर रहे हो आप, इस्लाम की कोई निशानी नहीं नजर आ रही, क्या कैसे डिपेंड करें बताओ? दो पॉइंट इन्होंने अभी बताए इतने ज़बरदस्त, वही चलो रिपीट करो, या अपने दिमाग से कुछ नया बता दो। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं मिलेगा भाई, एग्जाम में भी शॉर्ट टाइम होगा आपके पास। समझाओ, जो पॉइंट इसने समझाया अभी, चलो वही बताओ जल्दी। जब पाकिस्तान बना तो उसके पास अपना एक कानून था ना उसमें, लेकिन वो कानून हमने कौन सा लिया था? हिंदुस्तान का इंडिया एक्ट जो था 1956, उसको मजबूरन लिया था। और वो चूँकि ब्रिटिश और
हिंदू का आपस की मिली भगत से बना हुआ कानून था, और मुसलमान गैर मुस्लिम के कानून पे चलना पसंद ही नहीं करता, कभी भी ये झुकता ही नहीं। अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया माशाल्लाह। तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या करा, फिर उसमें अमेंडमेंट्स करी इस्लामिक शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको इस्लामी तरीके पे ढाला, चेंजिंग करी। समझ रहे हो बात? ये बेटा आपको ही क्लास में पढ़ाने के लिए आए हैं हम, किसी बाहर की मखलूक को पढ़ाने नहीं आए, ना किसी बाहर की मखलूक को समझाने आए। और ये बताएं कि आप अपनी फ़ीस खुद जमा कराते हैं, खुद अर्न करते हैं, फिर सबमिट करते हैं फ़ीस, या वालिदैन करते हैं? पापा करते हैं, मामू करते हैं ना। तभी तो देखो आपको एहसास ही नहीं है ना। अगर आप खुद कमा रहे होते जैसे हमने किया ना, तो खुद कमा के जमा करा रहे होते, तो तुम्हें फिर एहसास होता। तुम बहुत संजीदगी से, सिर्फ इस एक बच्चे को नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ, ये जितने मोबाइल में भी लगी हुई हैं इन लड़कियों को भी कह रहा हूँ कि आपको फिर एहसास ही नहीं है कि आप अपनी एक इंटेंशन, तवज्जो को सिर्फ क्लास में रखें और गौर से सुने, समझें कि क्लास में क्या चल रहा है। आपको तो ये फजूल बेकार चीज़ों से जो है ना बाहर ही नहीं दिमाग निकल रहा। आप नेक्स्ट आफ्टर मिड मेरे बग़ैर कहे जो है ना सब अपने मोबाइल इधर आगे रखेंगे, इस रो वाले भी, मैं ऐसा पहले भी करा है, और इस रो वाले यहाँ आगे सब जमा करेंगे। जिसके पास मोबाइल दिखेगा उसी वक्त उसका कार्ड लूँगा, और वो ADP जाने वो जाने, फिर मैं बीच से हट जाऊँगा। क्योंकि ये मोबाइल जो है ना आपकी ज़िंदगी को इसने पहले ही बर्बाद कर दी है, और इस क्लास में और मज़ीद बर्बाद हो रही है आपकी ज़िंदगी। क्योंकि आपकी इस मोबाइल की वजह से जो है ना सलाहियतें ज़ीरो हो गई हैं, या आपको खुद एहसास ही नहीं हो रहा। बिल्कुल आप ज़ीरो पे आ चुके हैं, हर लेवल आपका ज़ीरो पे है, जो मुझे महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं कह नहीं रहा था, लेकिन आप मजबूर होकर कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी आपके अंदर ये सलाहियत ही बाकी नहीं रही, जो आखिरी सलाहियत होती है ना, सबसे लास्ट स्टेज के टीचर की बात को मान लेने वाली। ये सलाहियत शैतान से भी निकल गई थी, तभी वो शैतान बना है। अगर वो मान लेता तो उसका क्या जा रहा था, एक सजदा तो करना था, सब कर रहे थे। हालांकि ये तो शैतान क्या, शैतान का बड़े से बड़ा भी हो ना, और अगर लाखों का मजमा एक अमल अल्लाह के हुक्म पे कर रहा हो तो वो देखा देखी कर लेगा, वो भी बच्चे कर लेते हैं। तो इतने सारे लोग नमाज पढ़ने सजदे में, बच्चा भी देखा देखी सजदे में चला जाता है, हालांकि उसको कोई किसी बोलता नहीं है, लेकिन वो देखा देखी ना उसकी रविश पर, ये जो उसको मंजर दिख रहा है, एक साथ कितने अनलिमिटेड तादाद में फरिश्ते हैं, अल्लाह ने सबको हुक्म दिया, सब सजदा रेज हो गए। लेकिन इतने बड़े मजमे के बीच में भी देखो शैतान ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसके अंदर मानने की जो है ना, एक्सेप्टेंस की जो सलाहियत है ना, सिफत है, ये ख़त्म हो गई। ये लास्ट लेवल होता है बस, इसके बाद समझ लो सब गया आपका। जब आप में मानने की ताकत ख़त्म हो जाए, जो वालिदैन की भी फिर आप नहीं मानेंगे, फिर आप अपनी भी अंदर से नहीं मानेंगे। हैरत की बात कि आपका ज़मीर भी अंदर से चीख रहा होगा, अबे भाई ये क्या कर रहा है, गलत है। आप कहेंगे चुप कर, मैं करूँगा, मेरी मर्ज़ी। हालांकि वो अंदर आपका भी आपको समझा रहा होगा, तब आप उसकी भी मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर से मानने की ताकत ही, और जो मानना शुरू कर देता है ना बड़ों की, वो फिर कामयाब होता चला जाता है, और जब नहीं मानता तो वो गया। तो बहरहाल मेरी बातें आपको बहुत सारी, मुझे अंदाज़ा है, मैं आपके अंदर से देख रहा हूँ कि बहुत सी बातें आपको नाराज़ भी कर रही हैं, आपको परेशान भी कर रही हैं, यार ये जान के नहीं छोड़ ले। लेकिन भाई ये तरबियत है, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है चीज़ें। तो मानने की सिफत जो है ना अपने अंदर पैदा करो भाई, फिर आप सही होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो ये अब मोबाइल जो है ना बिल्कुल अलाउ ही नहीं करूँगा मैं, नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल भी किसी हाल में ही अलाउ नहीं होगा। सबका मोबाइल स्विच ऑफ होके, बंद होके, एक की आवाज़ भी ना आए, और यहाँ सबका मोबाइल जमा होगा इंशाल्लाह। आफ्टर मिड यही होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बता दी थी आपको, कंप्लीट ओवरऑल सब हो गया। ये ग्रुप नंबर 9 था आपका, 8 था। 9 ग्रुप जो है वो है कुरतुल ऐन, शफ़ान, मारिया, हो गया था।
9 ग्रुप हो गया। भाई देखो, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है टाइम आपकी क्लास का क्या है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर एफिशिएंसी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लास में। ग्रुप नंबर 9 कौन है? 9 ग्रुप पूछ रहा हूँ। शफान कौन है? आप लोग हैं? अच्छा, ग्रुप नंबर 10 असील असद, ये कहाँ है? चलो 17 आ जाओ। हाँ बेटा, 2:15 तक क्लास टाइमिंग है, ठीक है? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ दोबारा। 2:15 तक टाइम है, आप अपने पास चेक कर लिया करें, थोड़ा सा टाइम देख लिया करें। जल्दी आ जाओ। ये असद असील कौन है? असद, असील, शाज, ये तीनों मुझे कर दी। व्हाट्सएप कर खोल लो यहाँ पे आके, क्योंकि मेरा नेट का ज़रा मसला है। ईमेल किस नाम से की हुई है? हैं? क्या नाम है? एस, शुरू में वर्ड क्या है? लेटर्स एस। एस एस मोहम्मद कैस। अच्छा, अभी निकालते हैं, रुको। कितना पहले की है? काफ़ी पहले की है। कल रात वाली तो आई भी नहीं है। QAIS लिखते हो? केस। खिजर शेख है, तौहीद अहमद है, यही आई नहीं है बस। भाई इस रॉ में जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनकी 7 एब्सेंट्स या 8 एब्सेंट्स हैं, वो इस पे नाम लिख दें। ये जितनों ने अभी तक लिखे हैं ये भी गलत हैं। सिर्फ वानिया ने लिखा 7 एब्सेंट्स हैं, तो ये मैं चेक कर लूँगा। अगर वो दिलचस्पी रखते हैं, पेपर में बैठना चाहते हैं, उनकी 7 या 8 उससे अबव हैं, तो वो सिर्फ नाम इस पर लिख दें, मेहरबानी कर लें, बाकी ना लिखें। और जो बाकी वाले लिख रहे हैं उनकी मैं उतनी एब्सेंट्स कर दूँगा। नहीं आ रहा है यार इसमें तो। अब ये तुम आओ, अपना व्हाट्सएप पे खोलो यहाँ के, जल्दी आ जाओ, जल्दी से। एब्सेंट है तो वो देखें, खुद ही गैर जिम्मेदारी का है ना, उनको एहसास ही नहीं है जिम्मेदारी का अपना। है 7 8 है एब्सेंट, फिर पीछे उस लड़की को दे देना। यहाँ नाम लिखो, यहाँ नहीं लिखो, घुमा क्यों रही है उसको, यहाँ लिखो। बेटा क्लास एंड होगी, सब हो जाएगा, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है। वैसे ये तो क्लास 2 बजे एंड कर रहे थे। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, टाइम है, क्लास का टाइम है, तो आपको रुकना पड़ेगा। जल्दी आ जाओ, उतना टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है। ग्रुप 9 तक ग्रुप पे डन करके भेज दें सारे स्टूडेंट्स। हाँ कर दें, वो ग्रुप पे भेज देंगे। फिर जल्दी करें, जल्दी जल्दी, फास्ट। इधर आके व्हाट्सएप पे खोल लें आप। चलो भाई, ये 4 लड़के क्यों आ गए? 3 का नाम है।
वो लास्ट मोमेंट में चाहता है कि मतलब अभी इसका ग्रुप 23 हो। अच्छा 7 या उससे अबव है एब्सेंट, वो सिर्फ लगाएं। हो गई। यहाँ पे है कोई? इस साइड है कोई? कोई नहीं है? पेन देना, पेन दे कोई। चलो मिल गया, सही। वानिया खान। हमारा टॉपिक है कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। कल्चर का मतलब होता है कि ना अलग अलग आइडियाज, अलग अलग लॉज, कस्टम और बिहेवियर जो ना एक उसमें कंबाइन होके वो बनता है कल्चर। पाकिस्तान का कल्चर है वो अलग अलग है ना, टाइम टू टाइम है ना, बट टाइम पे चेंज हुए। जैसे जब इस्लाम आया तो इस्लाम के जो कल्चर थे तो वो आए, फिर जब मुगल आए तो फिर वो वाला जो वो जब है ना जब मुगल आए तो उनका आर्ट आर्किटेक्चर हमारे कल्चर के साथ मैच हुआ था। फिर जब ब्रिटिश आए तो फिर उनका थोड़ा इंग्लिश और वेस्ट वाला जो कल्चर था वो आया, तो हमने ना उस हिसाब से यहाँ पे ना जो पाकिस्तान कल्चर था वो इस हिसाब से ना वो है ग्रो हुआ है और ना अपडेट हुआ है। तो लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू, और उसके हमारा जो आइडेंटिटी शो होती है वो सिंबल यूनिटी, और एक तरह से आइडेंटिटी यही हमारी। और जो हमें ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है वो इंग्लिश है, जो कि हम सिर्फ क्या बोलते हैं एजुकेशन बेस पे, बिजनेस बेस और गवर्नमेंट के कामों पे यूज की जाती है। बाकी जो हमारी हेरिटेज और क्या बोलते हैं रिलीजन लैंग्वेजेस है वो हमारे पास पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची, सिरैकी, ये सब पाकिस्तान को एक रिफ्लेक्ट करती है और डाइवर्सिटी का एक सिंबल दिखाती है। उसके बाद रिलीजन और फेस्टिवल्स हमारे पास जो ज़्यादा रिलीजन जो हमारे पास फॉलो किया जाता है पाकिस्तान में 96% इस्लामी है जो कि फॉलो हुआ जाता है, और जो उसके जो कुछ क्या बोलते हैं फेस्टिवल्स है जो हम इधर बनाते हैं वो हमारे पास ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमजान और ईद उल मिलादुन नबी, और ये सब ये जो हमारे मेजर फेस्टिवल्स है जो हम इधर फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रेस एंड क्लॉथिंग, नेशनल ड्रेस सलवार कमीज है, रीजनल वेरिएशन सिंधी अजरक एंड कैप, बलोची तुर्बान, पंजाबी फरंदा एंड गुस्सा शूज, पश्तून चुपन कोट, रिफ्लेक्ट मॉडेस्टी एंड कल्चरल प्राइड। किसको बता रहे हो? उधर तो देखो उनको, इंसान वहाँ बैठे हुए, इधर थोड़ी बैठे हुए। किसको बताना चाह रहे हो? उधर कौन है वहाँ? वो तो तुमने बनाई हुई तस्वीर गलत है। 3 मर्द 1 औरत, ये कौन पागल आदमी ये तुम लोग क्या यार, ये क्या तस्वीर बनाई है? ये AI तो ऐसे ही तमाशा बनाता है इंसान का। अभी देखो ये तस्वीर सही है, 1 मर्द 3 औरतें होती हैं तो समझ भी आता।
कि चलो उसकी बीवी है, कोई मसला नहीं है, खैर है। ये क्या बनाया तुम लोग? हाँ अच्छा, ये 3 भाई हैं इसके, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ नहीं, ये पिक्चर आपने कहाँ से ली? AI से लिए? देखा ना, ऐसे ही तमाशे करवाता है AI। इज्जत ही इंसान की चली जाती है वो AI के चक्कर में। अभी ये बताओ, इधर तो नहीं देखो ना यार, इधर तुम पॉइंट्स देख लो, फिर तुम्हें देखना वहां पर है। सर वो हंसा देते हैं। कौन हंसा रहा है इसको? कोई भी नहीं हंस रहा है यहाँ तो। यही तो ज़माना है कि आप हंसतों के बीच से जो है संजीदगी से निकल जाए, सीरियस होकर। इन जैसा बनने की ज़रूरत ही नहीं आपको। वही देखो ना, लड़की हो के नहीं वो हंसी, आप मर्द हो के। उधर उनको देखना है, पॉइंट्स देख लो भले, कोई मसला नहीं है, समझाओ इधर। और ये हाथ आगे खोलो, हाथ बांधो नहीं, मोबाइल को रख दो, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। हाँ दोबारा बताओ, पीछे करो भाई, स्लाइड रिवर्स ले जाओ स्लाइड को, और हाथ तुमने ऐसे छोड़ने, यूं यूं भले करते रहो। ये आपका, ये आपको रिलैक्स रखेगा, भले ये करते रहो, इससे रिलैक्स रहोगे। चलो अब यहाँ से फिर बताओ, और थोड़ा सा ना इधर आओ, यहाँ से वहाँ तक चल के भी जाओ, वापस आओ। फिर देखो तुम में से कैसे जो है ना खौफ निकल जाएगा। जाओ जाओ, बोलते हुए जाओ वहाँ तक। उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, वो तुम्हें याद है, तुमने खुद नेशनल ड्रेस पहना हुआ है यार। अपने आप को देख लो, उसको क्या देखना है। इधर तो चीज भी देखने वाली नहीं बनाई तुमने। तो ये होता क्या है वो तो बताओ। पैर में पहनते हैं, सर पे पहनते, क्या करते हैं इसको? सर ढाकते हैं। पहले देखो जैसे स्कूलों में, और ये ख़ास होता था, चाहे कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, तो आपके ड्रेस में कैप, ये वो भी मुसलमानों वाली ना, वो लाजमी मैंडेटरी होता था। सर ढक के बच्चा, यानी कि अगर वो इधर उधर टुल्ला भी मारता था, ये बच्ची का मोबाइल छीनो, तो वो जेब में जो है ना अपनी टोपी छुपा के फिर इधर उधर निकलता था, कि वो पहचान होती थी कि भाई ये मदरसे का, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। टोपी भी छुपाता था। अब वो टोपी नहीं है तो ये बताओ कि ये पार्ट ऑफ आवर क्लॉथ है, ये हमारे लिबास का हिस्सा है। और अगर ये हमने नहीं पहना हुआ, इसका मतलब है कि हमने इनकम्प्लीट ड्रेस में है। जैसे किसी बंदे की शर्ट नहीं हो, नेकर ना हो, पैंट ना हो, लड़की है उसका दुपट्टा ना हो, तो ये क्या है? अच्छा, सर पे नहीं है टोपी तो ये भी इनकम्प्लीट ड्रेस है, ये कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, तो मुसलमान तो खुसूसन एक आम इंसान भी इनकम्प्लीट ड्रेस नहीं पहनता, कि जो ड्रेस ही मुकम्मल ना हो। हाँ, तो यानी कि टोपी अगर नहीं है तो क्या है? आपका ड्रेस मुकम्मल नहीं है, ना मुकम्मल है। ये चीज़ें समझाओ ना, ये पॉइंट समझाने के। ये मुंह में तुम्हारे क्या है? बबल खा के प्रेजेंट दे रहे हो यार, क्या कर लो? तुम खुद ही नहीं सीरियस हो तो ज़माने को क्या सीरियस करो? चलो आगे चलो, बिरयानी क्या है? मसाले वाली है, सादी है, क्या है? बिरयानी। ये नसीब वाली? अच्छा। और निहारी एंड हलीम जो है, मतलब ये निहारी समझाओ ना भाई, ये इधर की सकाफत कैसे, ये समझाना आपने पॉइंट। कल्चर में आ जाती है ना। हाँ, ऊँट के गोश्त की निहारी इधर पसंद की जाती है, बताओगे तो पता चलेगा ना। सर जैसे बिरयानी है वो यहाँ की हो गई, कराची में बंदे ज़्यादा वो करते हैं।
अच्छा बिहारी एंड हकीम जो है वो मतलब ज़्यादा जगहों पे हाँ, चबली कबाब एंड सज्जी। शरीफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की वो है। पठान लोग ज़्यादा उसको पसंद कर रहे होते हैं। चलें, हलवा पूरी। ब्रेकफास्ट चलो नेक्स्ट लड़का कौन है? असद है, आ जा भाई। हाँ, याद नहीं है तुम्हें तो भाई इसका नाम एब्सेंट करके दे दो ये पे अगली दफ़ा में। लेकिन आप लोगों ने भी सही नहीं दी प्रेजेंटेशन, दोबारा दो। हाँ, दोबारा तैयार करो, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सेकंड हाफ की अटेंडेंस ले रहा हूँ।